अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की जंग का 7वां रोज़ है और मशरिक़ वस्ता में जारी जंग अब 7वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। खित्ते की फ़ज़ाएँ बदस्तूर धमाकों, मिसाइलों और धमकियों से गूंज रही हैं। अमरीका और इजराइल ईरान में अहम तंज़ीमात पर शदीद हमले करने के साथ इन हमलों में मज़ीद ड्रामाई इजाफ़े का इंदिया भी दे रहे हैं, जबकि जवाब में ईरान ने भी इजराइल और गल्फ़ स्टेट्स में अमरीकी अड्डों को निशाने पर रखा हुआ है। अब ये तनाज़ा सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले चुका है। ये वही जंग है जिसका खदशा बरसों से जाहिर किया जा रहा था, लेकिन सवाल ये है कि मुज़ाकरात की अदम मौजूदगी में फैलती इस जंग का दी एंड क्या होगा, और होगा भी या नहीं होगा। इस जंग के अहदाफ महज फ़ौजी हैं या फिर ये जंग खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदलने जा रही है, क्योंकि अमरीकी सदर के बयानात इस बात का इशारा देते हैं कि वाशिंगटन ईरान की नई क़यादत के मुस्तक़बिल पर भी असरअंदाज होना चाहता है। अहम सवाल ये है कि अगर जंग इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो क्या ये सिर्फ मिसाइलों की जंग रहेगी या फिर ये एक मुकम्मल इलाकाई जंग बन जाएगी, जिसमें सिर्फ खलीजी रियासतें ही नहीं बल्कि दूसरी बड़ी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं। इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मुझे ज्वाइन हैं सीनियर तज़ियाकार नजम साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और पी जमीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, जब भी जंग हो रही होती है तो कुछ अहदाफ होते हैं, कुछ ज़मीनी अहदाफ होते हैं, कुछ डिप्लोमेटिक अहदाफ होते हैं, कुछ रजीम चेंज के अहदाफ होते हैं। इस वक्त क्योंकि ट्रंप की स्टेटमेंट्स भी हम देख रहे हैं कि वो बैक नहीं कर रहे मुश्तबा ख़मीनी को, जो कि इस वक्त सक्सेसर के तौर पर, पोटेंशियल सक्सेसर के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो असल हदफ आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, एक अहदाफ जो हैं उनका सेट ऑफ अहदाफ, जिनको कह लें अहदाफ यानी टारगेट्स कह लें, वो तो हमें पता है जो इजराइल के हैं और जो अमेरिका के हैं। उसमें नंबर 1 पे ये है कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम हमें मंजूर नहीं है, आप ज़िंदगी भर न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकते, पहला। दूसरा ये है कि आपका मिसाइल प्रोग्राम जो है वो हमें सूट नहीं करता, क्योंकि आप हमारे लिए ख़तरा हैं। हमारे से मुराद ये है कि आप इजराइल के लिए ख़तरा है, और ये जो ताकत का इधर तवाज़न क्रिएट किया हुआ है हमने, वो उसको शदीद ख़तरा है आपके मिसाइल प्रोग्राम से। तीसरा ये है कि 1979 के बाद आज तक जो ईरान की शक्ल सूरत सामने आई है, और ख़ास तौर पे जब हम सो कॉल्ड प्रॉक्सीज़ की बात करते हैं, तो ये हमें आपका 79 का रेवोल्यूशन नहीं मंजूर। हमें चाहिए एक प्लायंट किस्म की, एक अच्छी ताबेदार किस्म की रजीम उधर चाहिए। ये 3 मोटे मोटे अहदाफ हैं। ईरान का कोई हदफ नहीं है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखना चाहता है, उसके लिए तैयार था, और जिनीवा में बातचीत हो रही थी, उसने काफ़ी सारे पॉइंट्स मान भी लिए थे। अभी ये बात चल ही रही थी तो हमला हो जाता है। देखिए, एक हमला पहले हुआ था कुछ महीने पहले, जिसमें हमने देखा कि ट्रंप साहब ने ये कहा कि, या हमें वाशिंगटन से खबर आई कि जी उनकी तमाम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस मिन हैसुल इंस्टॉलेशन हमने तबाह कर दिए। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर उस वक्त तबाह हो गई थी तो अभी क्या है? नहीं 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 नहीं, वो फिर बना रहे थे। उस वक्त एक बात आपके कानों में गूंजी, और वो ये थी कि अली खamenei हमारे टारगेट पे है। अली खamenei हमारे टारगेट पे है, हम किसी वक्त भी उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये मैं पिछली जंग की बात कर रहा हूं, जब B-2 बॉम्बर्स आए थे और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। अब ये है कि अली खamenei की शहादत हो चुकी, तो एक ईरान था रहबर की शहादत से पहले, उसने उस वक्त स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट दिखाया, थोड़ा सा मुतनासिब जवाब दिया। अब जबकि उनके रहबर की, जो कि 36 साल से उनका रहबर था, ईरान का सुप्रीम लीडर था, उसको उन्होंने टारगेट किया है, तो 40 दिन का वो शोक तो मना ही रहे हैं, जिसमें से 4-5 दिन ऑलरेडी हो गए हैं। साथ में उनकी वो रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अब अगर रेड लाइन क्रॉस हो गई है तो आप देख लीजिए, अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मिसाइल जो है, ये इसका निशाना जो है वो बहरीन में है, कुवैत में है, सऊदी अरेबिया में है, UAE में है, किसी भी जगह पे कोई अमरीकी है, कोई इजराइली है, तो वो उनका टारगेट है। तो ईरान का तो कोई हदफ था ही नहीं इस सिलसिले में। वो तो अपना पीसफुल, वो तो कहते हैं कि हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम है पीसफुल है, और ये जो मिसाइल प्रोग्राम है ये अपने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इस इलाके में इजराइल नाम का एक मुल्क है जिसने कि तबाही मचाई हुई थी पहले भी, अभी भी वो मचा रहा है। और ईरान का मौक़िफ़ ये है
कि दो रियासती जो है ना वो आपका हल हो फ़लस्तीन का और फ़लस्तीनियों के साथ और ख़ासतौर पे हमास के साथ है, एक नुकसान हो गया। एक तरफ तो हमें पता लगा ना कि ईरान के पहले एक स्कूल पे, फिर दोनों स्कूलों पे, फिर वो सिविलियन वो सारा जो यानी मौतें हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं, वो तो हमें नुकसान नज़र आ रहा है। हमें ये भी पता लग रहा है कि बैराजेस हैं यानी मिसाइल्स के जो कि फायर हो रहे हैं और हर किस्म का प्रोजेक्टाइल जो है जिसमें ड्रोन्स भी हैं, ये भी हो रहा है। एक फ़ायदा हुआ है जो कि मेरा ख्याल ये है कि वाशिंगटन में या तल अवीव के जो थिंक टैंक्स हैं, जो स्ट्रेटिजिस्ट हैं वहाँ के, उनको इसका अंदाज़ा नहीं था। वो लोग जो कि रजीम चेंज की बात कर रहे हैं कि लोग बाहर आ जाएंगे, फ़ायदा क्या हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है ईरान को कि इस हमले ने और ख़ास तौर पर रहबर की शहादत के बाद पूरी ईरानी कौम एक हो गई है। और ये वो चीज़ है जो उनके सामने नहीं थी। उनका ख्याल था कोई रजा पहलवी किसी किस्म की चीज़ कि ईरानी कौम इतनी तंग है कि $1 में पता नहीं कितने लाखों रियाल हो गए हैं, मईशत नीचे आ गई है, मुआशरती तौर पे वो फलाने हो गए हैं, तो माहौल बन गया है रजीम चेंज का। तो वो तो हमें पता था कि रजीम चेंज नहीं हो सकती। अब ये हुआ कि ईरानी कौम एक हो गई है। अब नेक्स्ट क्या है? बूट ऑन ग्राउंड। अच्छा, बूट ऑन ग्राउंड जो है वो तो भूल जाइए आप, दुनिया की कोई ताकत जो ईरान को जानते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस को जानते हैं, जिनको पता है कि ये माउंटेनियस रीजन है, इसमें आप आ नहीं सकते, अंदर दाखिल नहीं हो सकते, दाखिल होंगे तो जाएंगे कहाँ? लिहाजा 2-3 शिकस्तें जो हैं वो इजराइल को ऑलरेडी हो चुकी हैं, अमेरिका को 1-2 एम्बैरसमेंट्स हो चुकी हैं। अब ये कितनी देर तक चलती है, इसके बारे में आप सवाल करेंगी तो जवाब देंगे। ठीक है हिलाली साहब, जैसे एजुटेशन की बात की कि वहाँ पर मैसेज में एक एजुटेशन पाई जा रही थी ईरान के अंदर, दे वर डिवाइडेड, दे वर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अमेरिकन इंटरवेंशन उसे ट्रांसफॉर्म कर नहीं पाई रजीम चेंज में, और फॉरेन इंटरवेंशन ही बनी, और वहाँ के लोग अब मुत्तहद हो गए हैं कि हमारी सरजमीन पर आप आए कैसे। तो ये सिचुएशन तो काउंटर प्रोडक्टिव होगी ना। अगर रेवोल्यूशन या रजीम चेंज होना चाहिए तो वो तो अंदर से ही आना चाहिए था, इफेक्टिव होता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मिसकैलकुलेट किया है। तो देखिए, बात सीधी सादी ये है कि फ्रैंकली एक और चीज़ है जो हम लोगों को ये नहीं पता है, जो जॉर्ज गैलोवे ने अपने ट्वीट्स में रिवील करता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ इजराइल, बल्कि शायद पता नहीं वो हो तो नहीं सकता इसलिए ऐसे बातें कर रहा है, अगर होता तो उसको पकड़ लेते। वो कहता है कि 1000 से ज़्यादा अमेरिकन वो मारे गए हैं। डोंट फॉरगेट देयर आर अमेरिकन इजरायलीज टू। तो कहता है कि ये बहुत लोग मारे गए हैं और तबाह हुआ है, काफी तबाही हुई है उधर इसराइल में, मगर इसलिए कि एक सेंसरशिप लॉ है। वो सेंसरशिप लॉ ये कहता है कि अगर तुम वायलेट करो इमीडिएटली 5 साल कैद। वो ये कहता है अपने ट्वीट में। और वो कह रहा है कि जो वेस्टर्न प्रेस है, आखिर जो लोग लड़ रहे हैं ईरान के खिलाफ वेस्टर्नर्स है ना, उनका प्रेस है, ये स्काई न्यूज, BBC, CNN, ये सब वेस्टर्नर्स हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा हम आपके प्रेस वायलेट नहीं करेंगे, तो दे आर नॉट डूइंग द करेक्ट रिपोर्टिंग। तो ये भी एक और बात है जो दुनिया समझती है कि उनका तबाही हो गया, और फिर हैरान हो गए सब लोग कि भाई वो सरेंडर क्यों नहीं करते। दे आर नॉट गोइंग टू सरेंडर, और इतनी तबाही नहीं हुई है, और अमेरिकन ने भी खूब मारा गया है। जैसे somebody said कि एक कार्टून है कांग्रेस में, एक जब ये स्पीचेस हो रहे थे तो एक आदमी खड़ा हुआ कहता है देयर विल बी अ रेजिम चेंज, बट द रेजिम चेंज विल बी इन अमेरिका एंड नॉट इन इजराइल। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि देखिए, सीधी सादी बात है, लुक एट क्या इन्होंने किया है, ये किस किस्म के टारगेटिंग की है US इजरायली। इन्होंने 160 लड़कियों को मैसेकर किया है, 40 नर्सेस को मारा है, एक जहाज को विद अनआर्म्ड सेलर्स को सिंक किया है जी, 100 उनमें से मारे गए हैं। 13 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, कौन कह रहा है? डायरेक्टर जनरल WHO, वो तबाह हुए हैं। स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स और शॉप फ्रंट्स को उन्होंने मारा है जी। और कितने सिविलियंस आप सोचिए मरे होंगे इसमें। सो माई गॉड, आई एम वेरी, और अमेरिका ने भी मरे हैं। तो जो रिपोर्टिंग हो रहा है मेरे ख्याल में दैट इज नॉट फेयर और एंड इट इज नॉट एक्यूरेट। और ऐसे जंगों में और ऐसे प्रोपेगेंडा में सही कह रहे हैं, ट्रूथ इज अ वेरी बिग लूजर
इन किस्म के प्रोपेगेंडो में सच क्या है किसी को पता नहीं चलता है। अब ये जो मार रहे हैं, अजरबैजान पे बम फेंका है, तुर्की पे बम फेंका है, किसने किया? ईरान ने। ईरान तो तुर्की को शुक्र अदा किया है। अभी ईरान ने मैसेज भेजा है तुर्की को, थैंक यू कि आपने इन लोगों को उनका एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दिया हमें बम करने के लिए। और ये कह रहे हैं कि तुर्की को ईरान ने बम किया है। तो मेरे ख्याल में देयर इज अ लॉट ऑफ मिस रिपोर्टिंग गोइंग ऑन। पीजे मीर साहब, जब हम अहदाफ की बात करते हैं, रजीम चेंज की बात करते हैं, तो एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी डोनाल्ड ट्रंप की, और कोट एंड कोट मैं वो पढ़ देती हूँ, फिर उस पर तबसरा कीजिएगा। वी वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द पर्सन हु इज़ गोइंग टू लीड ईरान, समबडी दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर द पीपल, ग्रेट फॉर द कंट्री। ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी के जो चैम्पियन हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, कि हम बताएंगे कि ईरान के लोगों के लिए क्या सही है और हम डिसाइड करेंगे। हम नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा। हाँ, That is what he said. Precisely. कि मैं बताऊंगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर अमेरिकन्स इसी तरीके से इंस्टॉल और री इंस्टॉल करते रहेंगे तो मेरी नज़र के अंदर ये एक ग्लोबल एनिमी बना लेंगे अपने खिलाफ। इस वक्त रेजेंटमेंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वक्त आपके पास एक मीडिया वॉरफेयर चल रही है, मिस रिपोर्टिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है। अब मुझे बताओ, ये जो टर्की पे बॉम्ब पड़ा है, Why would Iran do that? हम तो इकट्ठे थे आरसीडी के अंदर, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। हम क्यों करेंगे एक दूसरे के खिलाफ? कभी नहीं हम करेंगे। ये इजराइल कर रहा है, जिस तरह इसने अकेटेरी बेस पे उन्होंने किया साइप्रस के अंदर, वहां भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये ईरान की तरफ से नहीं आया। अब लोग इस पे बात कर नहीं रहे क्योंकि मीडिया जो है, मैं जो देख रहा हूँ, ये बड़ा बायस्ड मीडिया है, सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। गैलोवे बिल्कुल सही बात करता है, इसने इराक में भी सही रिपोर्टिंग की थी, और पूरे इराक के अंदर अगर आपको याद हो कि फाइलें गैलोवे की मिली हैं, बम्बार्डमेंट होगी, हर चीज फाइल गैलोवे की मिली है, और उसको उन्होंने उस पर इम्प्लिकेट कर दिया। सो गैलोवे इज राइट, ये क्रेडिबल आदमी है, सच बोलता है, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। लेकिन अब अमेरिका और इनकी हायरार्की या ट्रंप इन पर्टिकुलर ये पब्लिकली नहीं जाके बोलेंगे कि हमारी ये कैजुअलिटीज हुई हैं। उसने कहा है होंगी, इस तरह का होता है, इज पार्ट ऑफ इट। लेकिन जब कैजुअलिटी होती है, अमेरिका का एक एक सोल्जर अकाउंटेबल है, ही गोज थ्रू अ सिस्टम। दूसरा से अकाउंटेबल नहीं है इन कंपैरिजन टू देम। सो बेसिकली अमेरिका, आई मीन ट्रंप हैज टू आंसर। अब फैसल अल तुर्की जो कि सबसे छोटे बेटे हैं किंग फैसल के, उन्होंने खुद कहा है कि ये जो ट्रंप है, इसको इंस्टिगेट किया है इसने, नेतान्याहू ने, टू अटैक ईरान। अब हमने यहाँ देखना है बेसिकली कि व्हाट इज अमेरिकन स्ट्रेटजी, व्हाट डू दे वांट, अ regime change? Do they want to take over? Will they send the boots in? Boots उन्होंने through the Kurds भेज दिए। कल एक कर्डिश जनरल का कहा है कि ईरान ने हमसे बड़ी ज्यादतियां की हैं, ये हुआ है, हमारे पास ये मौका है, वीक स्पॉट है, वीक बेली को हम हाइट करेंगे, ओके हिट करेंगे। अब ये जो कर रहे हैं, ईरान ने अमेरिका ने एक बहुत बड़ी एक जंग शुरू करवा दी है। उसने मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया है। जब उसने आपस में लड़वा दिया है, इसका फायदा किसको होगा? सबसे पहले इजराइल को होगा, उसके बाद अमेरिका को होगा। अमेरिका हार्डवेयर बेचता रहेगा, जो इजराइल है ये अपने बिजनेस इंटरेस्ट को आगे लेता रहेगा। तो ये जो चीज है इस वक्त, जो कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, होर्मुज़ की, पाकिस्तान को उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो एग्रीमेंट है कि वो तेल हमें मिलता रहेगा, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दी है कि अगर मुझे फाइटर शिप्स या जो इनके जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो प्रोटेक्शन देनी पड़ी तो मैं वो भी दूंगा। सो बेसिकली वो भी कह रहे हैं कि ये ऑयल चलता रहे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 7वां दिन गुजर गया है। मुझे बताएं, अपार्ट फ्रॉम रशिया जिसने मीडिएट करने की कोशिश की है बिटवीन ईरान, आपस में बातचीत शुरू की है, मुझे बताएं अमेरिका ने कहीं एफर्ट किए? ये तो एक बिल्कुल एक एग्रेसर है,
और इसी चीज के ऊपर पूरे बर्तानिया के अंदर डिबेट कर गई है। हालांकि उसने आज 4 टाइफून फाइटर जेट्स भेज दिए हैं टू कतर फॉर प्रोटेक्शन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डज ब्रिटेन वांट टू एंटर द वॉर? लोग कहते हैं भाई क्यों? ऑपोजिशन इसकी जो बैड नॉक है वो कहती है जाओ बॉम्ब करो, ईरान को करो, ये करो। लेकिन ये एक ऐसा एक डिलेमा आ रहा है कि आप एक बहुत बड़ा डिवाइड देख रहे हैं बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। और एक और जो चीज है बड़ी रशिया और चाइना के भी जो इंटरेस्ट हैं ईरान के साथ, उसके बावजूद भी दे आर अनएबल टू फाइट फॉर देम। ईरान इज यूजफुल फॉर देम बट नॉट इनफ टू फाइट फॉर। राइट, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अभी ये दोनों चुप हैं, दे नॉट स्पीकिंग, ये बोले नहीं है, बिल्कुल देख रहे हैं, ऑब्जर्वर्स कर रहे हैं। लेकिन जब ये फट गए या कुछ एक ऐसी इंक्लिनेशन आ गई, क्योंकि आपके पास और भी दुनिया के बड़े मसले हैं, फिर आप क्या करेंगे मुझे बताएं? आपकी एक कहते हैं ना आगाज थर्ड वर्ल्ड वॉर का तो हो गया, रीजनल फाइटिंग्स आपकी शुरू है, सिर्फ आपको दी अदर साइड अब आप वेट कर रहे हैं कि व्हेन विल दे कम एंड इंटरवीन। लेकिन आप एक चीज देखो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, नन ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैव रिस्पोंडेड बाय अटैकिंग ईरान। किसी ने ईरान पे अटैक नहीं किया। डिफेंस हो रहा है, ले लीजिएगा। और जो डिफेंस जो है, जो डिफेंस है, ईरान का जो मिसाइल है वो 15 से 20 हजार डॉलर का है। इनका जो एंटी प्रोटेक्शन का जो मिसाइल्स हैं, जो कि डिफ्लेक्टर्स हैं, दे रन इनटू 500,000 to 1.5 मिलियन। अब मुझे बताएं ये कब तक ये लड़ते रहेंगे, कब तक अमेरिका लड़ता रहेगा? और अमेरिका अगर अपने आप को यहाँ एग्जॉस्ट करेगा, कल अगर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है विद लेट्स से विद रशिया और चाइना, अमेरिका के पास तो आर्म्स ही नहीं है। मुझे बताएं फिर क्या करेंगे आप? सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन ऑल अराउंड। ठीक है जी। नजमुल साकिब साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा हिलारी साहब, मैं आपकी तरफ भी आती हूं। इसमें सिर्फ ये है कि हो सकता है कि अगले सेगमेंट में आप हमसे पूछें कि तीसरी आलमी जंग जो है उसके कितने चांसेस हैं। इस वक्त के लिए ये है कि ये जंग अमेरिका ने और इजराइल ने शुरू की है। ज़रूरी नहीं कि ये अमेरिका और इजराइल के हाथ में है कि वो इसको बंद कब करेंगे। अब वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप जंगों की तारीख देखते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप जंग तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसको बंद करना, उसको ख़त्म करना, उसको मंतकी अंजाम पे पहुंचाना आपके हाथ में नहीं होता। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें अगर ये उनके अहदाफ पूरे नहीं होते तो वो कहेंगे, किसी भी वक्त कहेंगे कि जी अभी हम बंद करते हैं। हो सकता है कि उस वक्त ईरान का कोई हदफ सामने आ जाए। लिहाजा ये बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है और इसमें बड़ा बहुत देखभाल के अगर आपके पास बहुत ताकत है, आप सुपर पावर हैं, आपके पास इतना असला है कि पता नहीं 5 साल तक आप ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, दुरुस्त है। लेकिन ये भी देखिएगा कि उधर से एक मिसाइल ठीक जगह पे लग गया तो उसका नुकसान आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? ठीक है जी। हिलाली साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, पहले मैं ये बिल्कुल सही कह रहा था पीजे कि अमेरिका जो है उनकी हथियारों की कमी हो रही, इसलिए आज पता चला है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कहा है कि हमें ड्रोन्स चाहिए, तुम्हारे ड्रोन्स, यूक्रेन के ड्रोन्स। माने जो वो यूक्रेन खुद ही $400 बिलियन लेके लड़ाई लड़ रहा है रूस के खिलाफ, अब अमेरिका उनको कह रहे हैं जो तुम ड्रोन्स बना दें हमें भेजो। नंबर 1। सेकेंडली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए चाइना और रशिया जो है वो तो देख रहे हैं, चाइना खास तौर, इट इज वेटिंग। जब वो देखेगा कि अमेरिकन थक गया है कुछ, तो वो सीधा आए कि ताइवान ले लेगा। अब तो नाउ इट इज मोर श्योर देन एनीथिंग एल्स कि ताइवान, चाइना को कोई नहीं रोक सकता है ताइवान लेने। इन्होंने जाके वेनेजुएला पे हमला किया, रॉन्ग। इन्होंने जाके ईरान पे हमला किया, रॉन्ग। और चाइना का तो वो हिस्सा है ताइवान, और अमेरिकनों ने माना है कि चाइना का हिस्सा है ताइवान, तो ये तो जाके दे विल टेक इट ओवर। और ट्रंप की पॉपुलैरिटी भी, हालांकि उसने वो ये जीता है ये वोट बाय 6 वोट्स, इसकी पॉपुलैरिटी इन पॉलिटिकली ही इज डाउन 70% कुछ ऐसा है। $12% कम हो गया है।
भाई देखिए तो सही क्या हो रहा है अमेरिकनों के साथ, और ये कह रहे हैं कि हमने जीत गया। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप पॉलिटिकली रिपरकशंस देखें क्या है, पॉलिटिकल रिपरकशंस जो हो रहे हैं, पॉलिटिकल रिपरकशंस की तरफ आऊंगी, जियो पॉलिटिक्स की तरफ भी आऊंगी। अगले सेगमेंट में आपसे शुरुआत करूंगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मिडल ईस्ट की जंग सिर्फ मिसाइलों की घन गरज तक महदूद नहीं रही है, बल्कि इसके असरात अब आलमी सियासत, मईशत और सिफारतकारी को भी हिलाते दिखाई दे रहे हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान जो जंग शुरू हुई, तनाज़ा शुरू हुआ, अब आलमी ताकतों की सियासत का मैदान बनता जा रहा है। खलीजी ममालिक की बात की जाए तो वो खौफज़दा हैं, यूरोप तशवीश में मुब्तला है और आलमी मंडियों में तवानाई की कीमतों का दबाव बढ़ रहा है। गल्फ स्टेट्स एक मुश्किल सूरत हाल में फंसी दिखाई देती हैं। एक तरफ उनकी सरजमीन पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले इन ममालिक तक पहुँच रहे हैं। आलमी मंजरनामा अगर देखा जाए तो कुछ ममालिक अमरीका और इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, जबकि कुछ ईरान के मौक़िफ़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ सिर्फ इस बात से खौफज़दा हैं कि कहीं ये तनाज़ा तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार ना कर ले। सबसे अहम मसला इस वक्त तवानाई का है। अगर आबनाए हरमुज़ में कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो दुनिया के लिए एक बड़ी मकदार में तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, जिसके असरात एशिया, यूरोप और अमेरिका तक महसूस किए जाएंगे। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये जंग सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद रहेगी या आलमी ताकतें बराह रास्त इसमें शामिल हो जाएंगी। हिलारी साहब, फुल फ्लेज वर्ल्ड वॉर 3 की जब हम बात करते हैं कि वो हो सकती है या नहीं हो सकती, तो ज़ाहिर है उसमें दूसरे ममालिक को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लेकिन दूसरे ममालिक कुछ कोल्ड कैलकुलेशंस और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी ममालिक का तो मैंने बताया, लेकिन रशिया और चाइना भी, जो ईरान के साथ स्ट्रैटेजिकली इन्वॉल्व हैं, वो भी सिर्फ कंडमनेशंस तक ही महदूद हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते नज़र नहीं आ रहे। यानी वर्ल्ड इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड वॉर 3 एनीमोर। मेरे ख्याल में यह आपका असेसमेंट सही है। मेरे ख्याल में कि बिल्कुल कोई जंग ऐसा तो वर्ल्ड वॉर 3, नोबडी वांट्स वर्ल्ड वॉर 3। मैं तो कहता हूँ, और आप पूछेंगे कैसे, मैं कहता हूँ कि ये जंग भी ज़्यादा नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, बातचीत से ये जंग ख़त्म नहीं होगी। इसलिए जैसे ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि बातचीट, जब हम 2 दफ़े बातचीत कर रहे थे, बातचीत के बीच में उन्होंने आके तो हमें बम किया। Why talk when before when we sit down to talk they come and bomb us? वो तो कहता है अब तो वो कभी नहीं करेंगे ऐसी गलती, तो वो कभी नहीं करेंगे, नंबर 1। मगर मैं आपको बताता हूँ जी, एक्चुअली जो पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात चलिए, जो चाइना का 40% ऑफ चाइनीज ऑयल, सुना ये है, अभी एक ट्वीट आया है कि रूस, चीन और पाकिस्तान के शिप्स, ईरान ने अनाउंस किया है कि हम उनको नहीं रोकेंगे। अच्छा, अब क्या करेगा अमेरिका? क्या वो बॉम्ब करेगा इसलिए कि वो चाहेगा कि सबके रुक जाएं? उसके रुके हुए हैं, तो क्या वो इसलिए उनको आके बॉम्ब करेगा? वो कहेगा खोलो, वो कहते हैं तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। तो फाइटिंग विल मेक इट वर्स। राइट। 1-2 जहाज अगर बीच में वो सिंक हो जाएं तो वो निकालते उनको 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। तो जो चीज़ 1 मिनट में खुल सकता है वो नहीं खुलेगा, नंबर 1। दूसरी बात ये है, बाहर मुसलमान मुल्क, जो 8 मुसलमान मुल्क हैं, इधर ऑलरेडी रिएक्शन होने लग गया है। इंडोनेशिया में बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको ये पीस बोर्ड से निकलो। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वी इंडोनेशिया शुड बी सिटिंग ऑन दिस पीस बोर्ड। मगर मैं नहीं कह रहा हूं आपको कि इसलिए वो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट निकल जाएगा, मगर इट इज क्वाइट क्लियर कि पॉलिटिकली a membership of the board of peace for Indonesia has become a liability, political liability for the rulers of Indonesia। तो देखिए ये भी हो रहा है। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, and this is the most important, और उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा, अमेरिका नहीं चाहता है कि
उस किस्म का रेजीम चेंज अगर ना हो जैसे वेनेजुएला में हुआ है कि वो छोड़ के वो लड़ते रहेंगे। नो। पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस कितने हैं? इस बात के चांसेस कितने हैं कि ममालिक साइड्स लेंगे, खुलकर सामने आएंगे, वेपन्स भेजेंगे, इस तरह का कुछ होते देख रहे हैं आप? अभी वेट एंड वॉच, दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। वेट एंड वॉच। और यार आपको अगर चले जाए, पहली वर्ल्ड वॉर जिसकी हम बात करते हैं, ये क्यों शुरू हुई थी? सिर्फ एक असैसिनेशन, आर्च ड्यूक फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया, एक असैसिनेशन के बाद आप देखो कि किस तरह आपका बम फटा पूरा, आपकी एक वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई थी। आज भी आप एक सिर्फ वेट कर रहे हैं, एक तीली का वो सही जगह पे लग गई, कर गई। अमेरिका को अकल नहीं आई, ईरान पे तो उन्होंने अटैक कर दिया है। कितना जोर लगाया था इन्होंने अफगानिस्तान को उड़ाने के लिए, उड़ाया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पे तोहमत लगाते हैं, औरतें ये कर रही हैं, वो ये कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स है नहीं है, जो कि आप ईरान की भी बात कर रहे हैं। मुझे बताएं आपने अफगानिस्तान में क्या किया? क्या आपने पाकिस्तान का साथ दिया है वहां? आप बातें करते हैं, आपने यू नेवर साइडेड पाकिस्तान, यू ऑलवेज कम आउट विद बिग phenomenal statements, but you don't honor and back Pakistan where Pakistan needs backing. So ये nonsense है, ये इनकी political gimmickry है। They use you and abuse you as and when necessary. So इसकी आप बात छोड़ दें। यहाँ जो बात आती है, ये जो 4 Ds इसको मैंने दिया, deplorable, demented, demeaning and destructive. This Trump, he has miscalculated, क्योंकि हमने यह पूछना है who's fighting whose war? कौन किसकी जंग लड़ रहा है? मुझे बता दो, या इजराइल अमेरिका की लड़ रहा है या अमेरिका इजराइल की लड़ रहा है? आप ये मुझे बताएं ना। आप दोनों गैंग अप तो हो गए, पर किसको आप मार रहे हैं? मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को आप मार रहे हैं। इजराइल डजंट वांट सीरिया, डजंट वांट जॉर्डन, तो बिल्कुल ही गिर गया है, डजंट वांट एनी अदर कंट्रीज कि जिसके आगे जो उसके आगे खड़ा हो एज फार एज द ग्रेटेस्ट इजराइल इज कंसर्न्ड। सो बेसिकली मेरी नजर में ये एक बड़ा लंबा प्लान है कि जिसके अंदर मिडिल ईस्ट को वाइप आउट करके ग्रेटर इजराइल बना के, और ये अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉक्सी बने। ये इनका एक गेम है। आज मुझे बताओ, अमेरिका ने अटैक किया है अमेरिकन सॉइल के ऊपर? ईरान ने अटैक किया या उससे पहले अटैक किया था? नो, इट डिडंट। Iran is justified in attacking all those places कि जहां there are American bases which can be used against Iran. Now the question is, दुनिया बात कर रही है, this is not a legal war. So it is an illegal war which has been started by the United States of America, and इसका खत्म कहाँ होगा, कैसे होगा? Ramin, this is going to be a very very tricky situation because अब जो मुल्क इसके लिए अब हाँ, एक चीज नोट करो जी, जो मुल्क बिल्कुल चुप है, क्या अब ये जो ट्रम्प है ये बोल रहा है मैं टैरिफ ये कर दूंगा? टैरिफ की जिक्र आ रहा है कहीं टैरिफ का जिक्र नहीं आ रहा। ग्रीनलैंड पे बात हुई, किसी और पे बात होती है, टैरिफ ले आता है, कनाडा पे टैरिफ ले आता है। आप बताए ना टैरिफ पे बात करें, ये सब नॉनसेंस है। दिस मैन नीड्स अटेंशन। जिस तरह के इसने नोबेल पीस प्राइज का मांगा था, ये एक ग्लोरी सीकर है, एंड दैट्स व्हाट इट इज। व्हाई डू यू थिंक ही ओपनड अप द अटलांटिक सिटी? अपने जो कसिनोज इसने खोले और इसने जो रिजॉर्ट्स खोले, व्हाई? सारा काम अभी इस पे इल्जामात हैं हर जगह डिस्ट्रक्टिव एरियाज के अंदर। इसका जो सन इन लॉ है जनरल, वो बिजनेस इंटरेस्ट वहां आगे लेके जा रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, this is not America's war, this is only Trump's war, and Trump will suffer in the long run along with Netanyahu. नजमुल साकिब साहब, आप भी ये समझते हैं कि पूरी दुनिया ये समझती है कि ये सिर्फ ट्रंप की वॉर है? मेरे ख्याल में अभी तक जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना इमेज पोर्ट्रे किया है जी, उसमें हमें कोई किसी किस्म की जो है वो लैतोलाल से काम नहीं लेना चाहिए इस नतीजे में पहुंचने के लिए कि आपको प्रेसिडेंट ट्रंप को समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रेसिडेंट ट्रंप से डील करना है। आप उनको समझ के करेंगे क्या? एक ऐसे प्रेसिडेंट, इन्होंने 4 Ds इस्तेमाल किए ना, डिस्गस्टिंग एंड डिमीनिंग एंड, वहाँ पे वो एक और D है जो कि अमेरिका में है, डेबोनेयर, वो हीरो है उनका। आप क्या कर लेंगे?
मुझे बताइए आप कि आप अपने देख रहे हैं अपने एंगल से, जब भी हमारे साथ मसला पेश आया ना कि पाकिस्तान अमेरिका को इस तरह से देखता है, पाकिस्तान को ये करना चाहिए, अमेरिका को ये करना चाहिए, कभी उनकी तरफ से भी देख लें अपने आप को। आप वाशिंगटन के एंगल से ज़रा तेहरान को देखें तो सही, आप तल अवीव के एंगल से तेहरान को देखें तो सही। वो दोनों कह रहे हैं कि ईरान हमारे लिए ख़तरा है, आप कह रहे हैं नहीं। जंग ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की नहीं है। ओके, बताता हूं, आपके ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप अकेला ही है वहां पे? वहां पे कोई अपर हाउस, लोअर हाउस, कांग्रेस, वहां की जनता, वहां के थिंक टैंक्स, वहां के बिजनेसमैन, वहां के यहूदी हिसाब किताब जो सारे हैं वो किधर हैं? ये सारे उसके साथ हैं। अभी वोटिंग करा लें। जी जी सर, हुई है अपर ना? हाउस में उसको यानी बर्तरी हासिल है, वोटिंग लोअर हुई हाउस ना? में उसको बर्तरी हासिल है। अवाम जो मर्जी कहती रहे। जिस दिन आपको पता लगेगा कि मूव हुई है ट्रंप को हमने इम्पीच करना है, उस दिन पता लगेगा कि ये सारा अमेरिका नहीं है, सिर्फ ट्रंप है। वो अकेला आदमी है, पूरा अमेरिका उसके पीछे है। किसने उसको वोट दिया है? किन के वोटों पे वो बना है प्रेसिडेंट? और क्यों बहुत सारी हड़तालें, स्ट्राइक्स नहीं हो रही? यानी अमेरिका में किसको हटाओ, बातें हो रही हैं, टीवी स्क्रीन पे हो रही हैं। 2-3 बातें क्विकली क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जी जी, देखिए, यहाँ पे बात हुई कि मुसलमान मुल्कों में वो केओस फैलाना चाहता है। सवाल ये है कि मुसलमान मुल्कों में आपस में इत्तेफाक कब था? ईरान के ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से देखिए, बहरीन के ताल्लुकात कुवैत से देखिए, यूएई के ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से देखिए, आप उर्दन को ले लीजिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ात देखिए टर्की से क्या हैं। मुसलमान एक थे कब? पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान कि की ये हम मिसाल कहें ले कि वो लें। केओस फैलाना चाहता है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने अभी एक जंग लड़ी है बुनियानुल मरसूस, जी, उधर से वो यानी ऑपरेशन सिंदूर होता है। मुझे बताइए, मदद के लिए आना तो दूर की बात है, कहीं से कोई बात भी आई? किसी एक मुसलमान मुल्क ने ये कहा हो कि हम पाकिस्तान के साथ हैं इसलिए कि मुसलमान मुल्क है? लिहाजा इस ये मेरे ख्याल में एक गलत फहमी है कि जी मुसलमान एक उम्मा जो है ना वो मिल के करेंगे, वो ज़माने गए। दूसरी गलत फहमी, ख्वाहिश और हकीकत में बड़ा फ़र्क होता है। मेरी ख्वाहिश है कि ईरान जीत जाए, मेरी ख्वाहिश है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आज शाम को ये जंग बंद कर दें। हकीकत क्या है? हम लोग ख्वाबों की दुनिया में हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो होगा जो ताकतवर चाहता है। और आखिरी बात इस वक्त की, जी, ये जंग जो लगी हुई है, फैल रही है, ये उस वक्त ख़त्म होगी या तो आपके इजराइल और अमेरिका जो हैं उनके अहदाफ पूरे हो जाते हैं किसी हद तक, या इस कदर चोट लगती है इजराइल को और अमेरिका को कि इनका सांस बंद होना शुरू हो जाता है, उस वक्त ये जंग बंद हो जाएगी। जी मीर साहब, आपने हाथ खड़ा किया हुआ, बताइए क्या कह रहे हैं? जी देखें, बात यह है, जब हम कहते हैं ना कि आपस में इनकी नहीं बनती है, इसका जिम्मेदार कौन है? इनको बनाया किसने? वेस्ट ने इनको बनाया है। वेस्ट ने इनको किंग बनाया तो किसी को बोनक बनाया। किसने बनाया? ये खुद बने। आप कहीं भी इनकी डिवीजन देख लें, हमारे साथ क्या किया है, हमारी और हिंदुस्तान की क्या लड़ाई थी। अगर ये सही पार्टीशन कर देते, कश्मीर का मसला ना होता, तो मुझे बताएं मेरा और इंडिया का क्या दुश्मनी है भाई? ये तो जब इनके जो सीड्स, इनके जो वो जो बीज इन्होंने बोए हुए हैं, ये बोयों का नतीजा है। ये आज बोयों का नतीजा निकल रहा है। तो इसलिए जो हम कहते हैं ना, जब हमारे अंदर आपस में इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जब आपने हर एक को अपनी अपनी गाड़ी और हर एक को अपनी अपनी हुकूमतें दे दी हैं, यू रियली थिंक कि वापस में इस तरह करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो टर्की का ये सऊदी अरेबिया का मालिक कौन था पहले? मुझे बताएं। टर्की था। टर्की वाज द गार्डियन ऑफ दैट एरिया। ये तो अभी 100 साल पूरे हुए तो लीज इनकी खत्म हो रही है। बट द क्वेश्चन इज कि ये हमारे अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल करके चलने वाले लोग हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एबोरिजिनीज के साथ क्या किया? इन्होंने रेड इंडियन के साथ क्या किया? मुझे बता दें। ये इन्होंने क्या, हमने तो नहीं किया, बिकॉज इन्होंने अपनी हेजुमनी रखनी थी। 1774 के 1777 उसके अंदर जॉर्ज III को किस तरह इन्होंने फारिग कर दिया। ये सारी गेम होती है पावर की।
आज हम मोनरो डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं, आज हम किसी और डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं, ऑफ नेसेसिटी एंड ऑल दैट। बात यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी के आगे खड़ा कौन हुआ है? ईरान। जो मर्जी कह दे, ईरान खड़ा हुआ है। और ईरान को अफसोस ये है कि कोई मुस्लिम ममालिक बोल नहीं सकता है, क्योंकि हम सब इनके मकरूज हैं, हम इनके गुलाम बने हुए। खड़ा हो जाए ना कोई, एक खड़ा हुआ था, आपने उसकी भी छुट्टी करा दी ना। पाकिस्तान में जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है, नवाज शरीफ ले लो, जो मर्जी ले लो, सबकी छुट्टी करा देते हैं। ये क्यों? ये इनको गुलाम चाहिए, सीधी सी बात है। और पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री। साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर क्या किया? नोरिएगा को बनाते हैं, हर एक को ये करते हैं। दे यूज यू एंड देन दे अब्यूज यू। बट व्हाई आर वी बीइंग यूज्ड? हिलाली साहब, पैन इस्लामिज्म तो फिर खत्म हो गया ये कॉन्सेप्ट। देखिए, वी आर बीइंग यूज्ड। हमारे में खामियां हैं जो इसलिए हम इस्तेमाल होते हैं। मगर ये जो कहा कि दूसरे मुल्क जो हैं, क्या हुआ भाई? सूडान को टूट के रह गया, लिबिया को क्या हुआ? खत्म हो गया। सीरिया को क्या हुआ? खत्म हो गया। इन्होंने तो नहीं ले लिया, हाँ इनका कुछ कंट्रोल है, इनका इन्फ्लुएंस है, बट इट इज केओटिक। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एंड ईरान बिकम द सेम। ये नहीं चाहते टू रूल देम। आई विल गो फर्दर। मैं कहता हूं हिंदुस्तान का भी यही गोल है। वो नहीं चाहता कि आके पाकिस्तान इंडिया बन जाए, नहीं बन सकता। दे डोंट वांट मोर मुस्लिम्स इन इंडिया। मगर वो चाहते हैं कि हम वीक रहें, डिवाइडेड रहें, इकोनॉमिकली फेल्ड स्टेट रहें, कमजोर रहें। ये है अमेरिका। अमेरिका चाहेगा कि उनका एक रिजीम चेंज आ जाए, बड़ा अच्छा आदमी आ जाएगा, शाह का अच्छा सूट वूट बांध के वो आ जाए, अगर हो सके वेरी गुड। अदरवाइज दे वांट केओस, एंड इट इज केओस दैट दे विल फाइट फॉर। दैट इज देयर सेटलिंग पॉइंट। जब वो केओटिक हो जाएगा, क्या ये वापस गए हैं लिबिया में? आप बताएं, क्या ये वापस गए सूडान में, ये सीरिया में, लेबनान में? They want chaos, and they think they will get it by setting one Irani against the other, and then they'll go and watch और intervene करते रहेंगे। ओके। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग मिडल ईस्ट में जारी है, मगर इसके झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहाँ का जोग्राफिया भी हसास है और सियासत भी। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट से लेकर तवानाई तक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो फिर सवाल ये है पीजे मीर साहब कि पाकिस्तान कब तक साइड ना ले, कब तक अनबाइस्ड रहे? क्या कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब पाकिस्तान को कोई साइड लेनी पड़ेगी? पाकिस्तान खुफिया भी नजम साकिर साहब ने आपका जवाब दे दिया है। हम मजबूर हैं, हम क्या कहाँ जाएंगे? आप मुझे बता दें। आप दान दिखाने की कोशिश करें ना। जब आपकी गवर्नमेंट लंदन में विगमो स्ट्रीट पे एक वो बाउचर आके आपका एक गवर्नमेंट को उड़ाने के पूरे प्लान बनाता है, तो फिर आपको सोच लें आप क्या है। बात ये है कि यहाँ आपका सऊदी अरेबिया का जो एक डिफेंस पैक्ट है, वो एक डिफेंस, एक आप कह लो इकोनॉमिक पैक्ट भी है कि इन द इवेंट ऑफ सच इंसिडेंट्स आप कम से कम तेल से महरूम नहीं होंगे। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम जो हैं, हम तो हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी है? जब हमने सवाल किया, हमारी फॉरेन पॉलिसी है पीस, ट्रैंक्विलिटी, रीजनल हार्मनी। हमने 1947 से ये पॉलिसी रखी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो नेबर है उसको हमेशा नेगेट करने की कोशिश करता है। अब ये एक अच्छी चीज़ है, हम एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, एनर्जी पर रिलाई करते हैं, एनर्जी आपके पास आती रहेगी। बात यह है, बिफोर आई गो ऑन टू एनीथिंग एल्स, मैंने पहले भी कहा है कि आज हमारी हुकूमत, शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी एक बात की है, ये होर्डिंग और ये जो प्राइस के इधर उधर करेंगे, इनको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि गरीब आदमी ऐसे मौके के ऊपर बिल्कुल ही पिस जाता है, उठता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, इनको चाहिए कि कड़ी नजर रखें, कीमतें ना बढ़ें, क्योंकि कीमतें बढ़ेंगी, एक आम आदमी होगा, और यही आम आदमी है जो कि फिर तोड़ा ताड़ी में निकलता है बाहर। ये अमीर आदमी नहीं निकलता, याद रखना। उसके पास लैंड क्रूजर है, वो नहीं लेके जाएगा बाहर, ये साइकिल वाला। सो इस वक्त जो हमारी जो पॉलिसी है, हमारी एक आप कह लो कि एक ऐसी पॉलिसी है कि सिट एंड वॉच, दैट्स इट, यू कांट डू मच। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस तनाज़े में इफेक्टिव लग रही है आपको? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, हमारे कंपल्शंस हैं,
हम अमेरिका को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, अमेरिका के साथ चलना है। क्यों चलना है वो सब छोड़ें, मगर चलना है तो इसलिए हम नहीं चाहते कि उनको हम ये करें। चीन तो हमारा दोस्त है, रूस भी के साथ भी हम आराम से जाना चाहते हैं, और ये दूसरे मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया हमारे मदद किया है भाई, बड़ा दोस्त मुल्क है, और अगर उनके साथ हमारे पॉलिसी के इख्तिलाफ है सो व्हाट। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैं काफ़ी देर से, देखिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं, है ना, और टेक्नोलॉजी नई आ रही है। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, ये सवालात आपके जा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।